वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइडेंस टू सक्सेस। और आज मैं बात करने वाला हूँ क्लास 11th के अकाउंटेंसी के फर्स्ट चैप्टर के बारे में, दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। इससे पहले मैं आपको ऑलरेडी इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 इस चैप्टर के ऊपर लेके आ चुका हूँ। ये पार्ट 3 है और इसमें आज हम बात करने वाले हैं कुछ अकाउंटेंसी के बारे में, कुछ और बेसिक टर्म्स के बारे में। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है अकाउंटेंसी। तो अकाउंटेंसी होता क्या है? तो इट इज़ अ सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग, मतलब एक सिस्टमैटिकली जिसमें इसमें कुछ रूल्स, इसमें कुछ प्रिंसिपल्स वगैरह लिखे गए हैं, कुछ सिस्टमैटिक रूल्स बनाए गए हैं जिनको फॉलो करके आप क्या करते हैं, आप अकाउंटिंग बुक्स को मेंटेन करते हैं। ठीक है, इसीलिए क्या है, ये एक सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग है। उसके बाद इट एक्सप्लेन्स हाउ टू डील विद वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग। ये आपको बताता है कि हम डिफरेंट जो बुक्स होते हैं, डिफरेंट सर्कमस्टांसेस होते हैं किसी भी ट्रांजेक्शन में, हम उसको किस तरीके से डील करते हैं, ये सब कुछ हम अकाउंटेंसी के थ्रू हम समझ पाते हैं। फिर है इट एजुकेट्स अस हाउ टू मेंटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ये हमें बताता है कि हम किस तरीके से जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं हम उनको मेंटेन करें, एंड हाउ टू समराइज द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, और हम कैसे उस अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को बाद में क्या करें, समराइज करें और बाद में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएं। क्योंकि अगर आपने देखा हो, हमारे पास अगर कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होता है तो हमें करना क्या होता है, पहले हम उसके लिए हम जर्नल एंट्रीज बनाते हैं, फिर हम लेजर बनाते हैं और उसके बाद हम उसको क्या करते हैं, पोस्टिंग करते हैं। पोस्टिंग करने के बाद फाइनली हम उनसे कई सारे अकाउंट्स बनाते हैं जिसमें हम बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। तो आप देख सकते हैं कि इसमें हमने किया क्या है, हमने पहले तो उन बुक्स को, उन सभी अकाउंट्स को मेंटेन किया और बाद में हमने उसे क्या किया, समराइज़ किया है, सो दैट कि हम उसमें से फिर बाद में क्या कर सकते हैं, हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हम लोग पता लगा सकते हैं कि हमें ग्रॉस प्रॉफिट या फिर नेट प्रॉफिट कितना हुआ। उसके अलावा हमें ये पता चल जाएगा बाद में कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, जो भी हमने अकाउंटेंसी हमें क्या सिखा रहा है कि हम कैसे समराइज कर रहे हैं पूरी अकाउंटिंग बुक्स को। फिर है और कैसे हम उसको बाद में कम्युनिकेट करें यूज़र्स के पास। अब सिंपल सी बात है, अगर आप जितने भी यूज़र्स हैं, अगर आप सीधा उनको हर एक ट्रांजेक्शन दे देंगे तो क्या वो कुछ समझ पाएंगे? कभी नहीं समझ पाएंगे। आपको उन्हें क्या करना है, आपको उन्हें समझा करके चीज़ों को भेजना है। मतलब अगर मैं पूरे के पूरे जो भी हमारे साल में अकाउंटिंग हुआ है, अगर उसके बेसिस पे अगर मैं ट्रेडिंग अकाउंट और बैलेंस शीट दे देता हूँ तो डेफिनेटली जो यूज़र होगा वो पता लगा सकता है कि इसमें प्रॉफिट कितना हुआ या फिर नुकसान कितना हुआ, और हमारी जो भी हमारा ऑर्गेनाइजेशन है उसका फाइनेंशियल स्ट्रक्चर या फिर फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, ये सब वो पता लगा पाएगा। लेकिन वो कब, जब हम उस डेटा को उस फॉर्म में रखें जिसमें यूज़र ईजिली अंडरस्टैंड कर सके। तो हम क्या कर रहे हैं, हम वहाँ पे कम्युनिकेट कर रहे हैं विद द यूज़र्स। ठीक है, फिर बात करते हैं हम लोग अकाउंटेंसी और अकाउंटिंग। इन दोनों में अक्सर आपने देखा, इनमें काफ़ी ज़्यादा हम अक्सर इनका इस्तेमाल एक जैसे टर्म के लिए करते हैं, बट इन रियलिटी में ये हल्का थोड़ा सा फ़र्क है इनमें। वो क्या है, जो अकाउंटेंसी है इज़ अ नॉलेज, वेयर एज अकाउंटिंग इज़ द एक्शन और प्रोसेस। मतलब अकाउंटेंसी क्या है, ये एक सेट ऑफ नॉलेज है, लेकिन जो अकाउंटिंग है वो एक्शन है या फिर प्रोसेस है। ठीक है, जैसे कि अकाउंटिंग प्रोसेस इज कैरिड आउट ऑन द बेसिस ऑफ द रूल्स। जो भी आप अकाउंटिंग प्रोसेस करते हैं, जो भी अकाउंटिंग आप करते हैं वो रूल्स पर बेस्ड होते हैं और प्रिंसिपल पे बेस्ड होते हैं, और ये जितने भी रूल्स एंड प्रिंसिपल होते हैं ये फ्रेम्ड बाय अकाउंटेंसी होते हैं। मतलब अकाउंटेंसी के अंडर में ही अकाउंटिंग आता है। ठीक है, फिर बात करते हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की एक सिंपल डेफिनेशन जो आपको बता रहा हूँ मैं इसमें, अकाउंटिंग इज अ सर्विस एक्टिविटी। मतलब ये एक ऐसी एक्टिविटी जहाँ पर आप क्या करते हैं, आप लोग बुक्स को रिकॉर्ड करें, यहाँ पर कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा है किसी भी गुड या सर्विस का, इसीलिए ये क्या है, ये एक सर्विस एक्टिविटी है। इट फंक्शंस इज टू, इसका जो फंक्शन है इज टू प्रोवाइड क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन, क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करना है। ठीक है, प्राइमरीली फाइनेंशियल इन नेचर, उन क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन को जिसमें जो कि फाइनेंशियल इन नेचर हो। फाइनेंशियल इन नेचर का मतलब क्या है, जिसमें पैसा इन्वॉल्व हो, जिसको हम लोग मनी के टर्म में मेजर कर सके। अबाउट इकोनॉमिक एंटिटीज़, मतलब जो इकोनॉमिक आप एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, जितनी भी इकोनॉमिक घटनाएं हैं उनके बारे में। दैट इज इंटेंड टू बी यूजफुल इन मेकिंग इकोनॉमिक डिसीजन, जिसका हम लोग बाद में क्या कर सकते हैं, यूजफुल हम यूज़ कर सकते हैं किसमें, इकोनॉमिक डिसीजन लेने में। मतलब बात वही है, आप जो भी फाइनेंशियल एक्टिविटी करते हैं, जैसा कि आपको पता होगा हम लोग ट्रांजेक्शन, अगर मैं अकाउंटिंग की बात करूं, आपने पहले जर्नल एंट्री बनाई, फिर आपने उनको लेजर पोस्टिंग की, फिर फाइनली आपने उसके आपने ट्रायल बैलेंस बनाया, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाया, फिर आपने फाइनली उसमें बैलेंस शीट बनाई। तो जो कुछ भी आप कर रहे हैं, ठीक है, ये जो कुछ भी आप करते हैं, आपका पर्पस क्या है, आप चाहते हैं कि आपको कुछ रिजल्ट मिले, आप उसे कुछ डिसीजन मेकिंग कर सके, ताकि
फ्यूचर में जो आपका बिजनेस है आप उसको और ज़्यादा इंप्रूव कर सके और कॉम्पिटिटिव बन सके मार्केट में, ठीक है। फिर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को जनरली 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है ताकि अच्छे से और आसानी से आप समझ सके। दैट इज़, सबसे पहले इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू प्रॉफिट और सरप्लस, मतलब जो भी इंफॉर्मेशन जो होगा रिलेटेड टू प्रॉफिट और सरप्लस, इसमें क्या आ जाएगा, जैसे कि जो इनकम स्टेटमेंट होता है या फिर जो ट्रेडिंग और प्रॉफिट और लॉस अकाउंट होता है, वो आपको क्या बताता है कि आपको क्या कितना प्रॉफिट हो रहा है और क्या फिर कितना आपको सरप्लस है, ये बताता है। क्योंकि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट और लॉस अकाउंट को क्या बताता है, प्रॉफिट के बारे में, और जो इनकम स्टेटमेंट होता है वो क्या बताता है कि आपके पास कितना सरप्लस है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं सेकंड, दैट इज इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन जो बताता है वो आपका बैलेंस शीट होता है। बैलेंस शीट ये बता सकता है कि आपकी जो मार्केट आपका जो फाइनेंशियल पोजीशन है, आपके एसेट्स कितनी है, लाइबिलिटीज कितनी है, तो जो आप फाइनेंशियली कितने स्टेबल है, आपका बिजनेस कितना स्टेबल है, इस बारे में इंफॉर्मेशन आपको देता है बैलेंस शीट। तो जो सेकंड आपको आ जाता है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, जो क्या होती है, रिलेटेड टू फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक है। फिर हम बात करते हैं थर्ड, दैट इज इन्फॉर्मेशन अबाउट कैश फ्लो, कि आपके पास साल में कितना कैश आया और कितना कैश आपके पास से गया। इसके लिए हम लोग बनाते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट बताता है कि आपने साल भर में आपको कितना कैश फ्लो हुआ है फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फिर फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और फिर तीसरा फाइनेंशियल एक्टिविटी। तो जब आप कैश फ्लो आगे पढ़ेंगे तब आप उसको बारे में और डिटेल में समझेंगे, लेकिन आप समझ सकते हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या करता है, वो कितना साल भर में हमारे पास कैश आया और कितना कैश आपके पास से गया, उसके बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देता है। फिर हम बात करते हैं क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, मतलब क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ये अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की, जो कि क्वालिटेटिव पे बेस्ड होती है। दैट इज़, सबसे पहले तो वो उसके लिखा हुआ है रिलायबिलिटी, मतलब वो रिलायबल होना चाहिए, मतलब कि जो भी आपने अकाउंटिंग प्रोसेस किया है वो सब कुछ उसमें कोई भी आपने कोई आपका अनबायस्ड डेटा होना चाहिए। जो भी आपने अकाउंटिंग की है वो प्रॉपर रूल्स एंड प्रिंसिपल को फॉलो करके होना चाहिए, सो दैट कि वो आपको सही अकाउंटिंग शो करे। अगर ऐसा होगा तो सबसे पहले क्या है, वो रिलायबल होना चाहिए। वो अगर वो रिलायबल नहीं है तो फिर आपकी अकाउंटिंग किसी काम की नहीं है। इसीलिए पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि वो रिलायबल होना चाहिए, ठीक है। फिर क्या है, रेलेवेंस, मतलब जो भी आपने अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है वो यूज़र्स के लिए कितनी ज़्यादा रेलेवेंट है। मतलब अगर आपने जो भी इन्फॉर्मेशन निकाली है, जिस भी फॉर्म ने आपने इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट की है यूज़र्स के, अगर वो उनके किसी काम का ही नहीं है, अगर आप वहाँ से कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, कोई भी आउटकम नहीं है, तो फिर वो आपके किसी काम की नहीं है। इसीलिए जो ये रेलेवेंस होगा, रेलेवेंस भी मैटर करती है। फिर बात करते हैं अंडरस्टैंडेबिलिटी, मतलब जो भी आपने अकाउंटिंग बुक्स में बनाई हैं वो लोगों को आसानी से समझ में आनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट काफ़ी इजीली आप उसको समझ सकते हैं, बैलेंस शीट भी काफ़ी इजीली समझ सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि वो अंडरस्टैंडेबल होता है, रेलेवेंट होता है, रिलायबल होता है, और फोर्थ दैट इज़ कंपेरेबिलिटी होती है, मतलब आप कंपेयर कर सकते हैं। वो कैसे, अगर आपके पास करंट ईयर का बैलेंस शीट है, करंट ईयर का ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, तो आप जो लास्ट ईयर्स के जो आपके पास ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पड़ा होगा, जो बैलेंस शीट पड़ा होगा, आप उससे कंपेयर कर सकते हैं कि इस साल आपकी ग्रोथ या परफॉर्मेंस क्या रही एज कम्पेयर टू ओल्ड ईयर्स। इसको हम लोग बोलते हैं इंट्रा कंपेरेबिलिटी। लेकिन एक होता है इंटर कंपेरेबिलिटी, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपनी फर्म के साथ नहीं, किसी और दूसरी फर्म का जो भी बैलेंस शीट या फिर जो भी उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होंगे उनके बेसिस में हम लोग कंपेयर करते हैं कि हमारी ग्रोथ क्या है उनके कंपेयर में। ओके, फिर अब बात करते हैं हम लोग किसकी, अब बात करते हैं हम लोग यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। जनरली जो यूज़र्स को जनरली यहाँ पर 2 हिस्सों में बांटा गया, एक होते हैं इंटरनल यूज़र्स और दूसरे होते हैं एक्सटर्नल यूज़र्स। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ इंटरनल यूज़र्स की, तो वो होते हैं ओनर्स हो जाते हैं, मैनेजमेंट हो जाता है, एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स हो जाते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ ओनर्स की, तो आपको पता है ओनर्स कौन होते हैं। अगर कोई कंपनी है तो उसमें जो शेयर होल्डर्स होंगे वो उसके मालिक होंगे, ओनर होंगे। तो फिर सबसे पहले किसको चाहिए होती है इन्फॉर्मेशन, जो शेयर होल्डर होंगे, जो ओनर होंगे, वो आपसे वो उम्मीद करेंगे कि उनको फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन वो मिलनी चाहिए। और ओनर्स में अगर आपकी पार्टनरशिप फॉर्म है तो पार्टनर्स होंगे, ठीक है। फिर अगर मैं बात को, फिर सेकेंड आता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट ये वो लोग होते हैं जो कि उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिसीजन मेकिंग का काम कर रहे होते हैं। तो मैनेजमेंट को अगर आप अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन देते हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ
जो भी उनको इन्फॉर्मेशन मिलता है उसके बेसिस पे वो क्या कर सकते हैं, अपनी फ्यूचर डिसीजन मेकिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं और डिसीजन ले सकते हैं। इसीलिए मैनेजमेंट को भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है। फिर हम बात करते हैं तीसरा, दैट इज़ एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर। जो एम्प्लॉयज़ होते हैं पर्टिकुलर उस ऑर्गेनाइजेशन के, वो भी चाहते हैं कि उनको भी कुछ इन्फॉर्मेशन जो होती है टाइम टू टाइम अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, सो दैट कि वो अपने बिजनेस फंक्शन को अच्छे से रन कर सकें। ठीक है, फिर हम बात करते हैं एक्सटर्नल यूजर्स की। ठीक है, एक्सटर्नल यूजर्स में आ जाता है बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। आपको अगर पता हो तो जितने भी ज़्यादातर बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंक्स के थ्रू लोन लेकर के ही अपने बिजनेस को ग्रो करते हैं। मतलब अगर बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अगर उनको लोन्स वगैरह प्रोवाइड करना बंद कर दे तो जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं वो उस लेवल पे फंक्शन नहीं कर पाएंगी। तो इसीलिए कोई भी बैंक जो होगा और या फिर कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होगा वो आपको लोन देने को तभी तैयार होगा जब उसको पता हो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन है उसका फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा है या फिर आपका बिजनेस प्रॉफिट अर्न कर रहा है। तो इसीलिए एक्सटर्नल यूजर्स जो होते हैं बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वो भी आपको लोन वगैरह प्रोवाइड करने से पहले वो आपके फाइनेंशियल अकाउंट्स को देखते हैं, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को चेक करते हैं। फिर हम बात करते हैं इन्वेस्टर्स एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर्स। वो लोग जो कि उस ऑर्गेनाइजेशन में या फिर उस बिज़नेस में पैसा लगाना चाहते हैं। तो इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो हमेशा चाहते हैं कि उनको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन करेक्टली मिलती रहे, सो दैट वो उसके बेसिस पे ये डिसाइड कर सके कि उनको पैसा उसमें उस पर्टिकुलर बिजनेस में लगाना चाहिए या नहीं। उसके अलावा जो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स होते हैं, मतलब जो पैसा खर्च कर सकते हैं उस बिज़नेस में, अगर पोटेंशियल इन्वेस्टर्स को ऐसा लगता है कि उनके पास पैसा भी है और अगर अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के हिसाब से जो पता चलता है कि बिज़नेस आगे जाके प्रॉफिट कमाएगा, तो डेफिनेटली जो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स होंगे वो क्या चाहेंगे, उस बिज़नेस में पैसा लगाना चाहेंगे। फिर बात करते हैं क्रेडिटर्स की। क्रेडिटर्स वो लोग होते हैं जो उस बिज़नेस को पैसा देते हैं। जैसे कि मानिए बहुत सारे क्रेडिटर्स होते हैं, आपका बिज़नेस मान के चलिए कि किसी गुड्स में डील करता है। अब उस गुड्स को बनाने में भी या फिर उसको मैन्युफैक्चर करने में भी कुछ रॉ मटेरियल वगैरह लगता है। तो क्रेडिटर्स हो सकते हैं जो आपको वो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, या वो लोग जो आपके बिज़नेस में आपको किसी भी तरीके का आपको उन्होंने उधार दिया हुआ है या कोई भी आपको अमाउंट दिया हुआ है जो कि आपको उनको चुकानी है। तो जो क्रेडिटर्स होते हैं वो भी चाहते हैं देखना कि उनका जो बिज़नेस है, मतलब जिनको वो उधार दे रहे हैं वो उधार देने के योग्य है कि नहीं है। अगर बिज़नेस उधार देने के योग्य नहीं होगा तो ये जो क्रेडिटर्स होंगे ये पैसा देना मना कर देंगे और ये पैसे आगे नहीं देंगे। इसीलिए ये भी चाहते हैं कि देखते रहें कि जो बिज़नेस है उसकी जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन और अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है वो कैसी है। फिर बात करते हैं गवर्नमेंट्स एंड इट्स अथॉरिटीज़। गवर्नमेंट जो होती है वो टैक्स चार्ज करती है और उसके अलावा कई सारे रूल्स एंड रेगुलेशन भी इनपुट करती है। तो उसके लिए भी वो टाइम टू टाइम चाहते हैं कि जो भी अकाउंटिंग डेटा है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है, वो उसको देखें और उसके बेसिस पे वो क्या करें, टैक्सेस को भी डिसाइड करें और रूल्स एंड रेगुलेशन भी बनाएं उस पर्टिकुलर बिजनेस के लिए। फिर बात करते हैं रिसर्चर्स। बहुत सारे ऐसे रिसर्चर्स होते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा मतलब जो ये रिसर्चर्स होते हैं ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होते हैं और उसके बाहर भी हो सकते हैं। जैसे मान के चलिए आप कोई प्रोडक्ट डेवलप करते हैं तो जो डेवलपर्स होते हैं दे आर रिसर्चर्स। अगर उनको प्रोडक्ट डेवलप करना है तो वो चाहेंगे कि मार्केट में अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के थ्रू वो ये पता लगा सकते हैं कि मार्केट में फ़िलहाल उस पर्टिकुलर गुड की या सर्विस की डिमांड क्या है। उसके बेसिस पे क्या कर सकते हैं, वो अपनी रिसर्च को और ज़्यादा इंप्रूव करके अकॉर्डिंग टू द कंज्यूमर्स नीड काम कर सकते हैं। फिर बात करते हैं कंज्यूमर्स की। कंज्यूमर्स होते हैं जो आपके अल्टीमेट जो आपका गुड या सर्विस कंज्यूम करते हैं। तो जो कंज्यूमर्स होते हैं वो भी चाहते हैं कि जो वो पर्टिकुलर गुड या आप सर्विस ले रहे हैं आपसे, वो जानना चाहते हैं कि एक्चुअली में आपका जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है उसके थ्रू जो आप उनसे पैसे चार्ज कर रहे हैं पर्टिकुलर गुड या सर्विस के, वो सही है या नहीं है। अगर वो पाएंगे कि आपकी जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है वो करेक्ट है और जो आप उनसे पैसा चार्ज कर रहे हैं वो गुड या सर्विस प्रोवाइड करने के लिए सही है, तो फिर वो आपके रेगुलर कस्टमर बने रहेंगे। फिर बात करते हैं पब्लिक की। पब्लिक भी टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेशन मांगती है पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को लेकर के, सो दैट की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कोई रूल्स एंड रेगुलेशन तो ब्रेक नहीं कर रही है जिससे सोसाइटी को नुकसान या कुछ नुकसान हो रहा हो। तो इसीलिए भी पब्लिक भी जो होती है वो एक बहुत बड़ी कीन इंटरेस्ट रखती है किसी भी कंपनी या बिजनेस का अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के बारे में जानने के लिए। फिर हम बात करते हैं अकाउंटिंग एज एन आर्ट और साइंस। अक्सर लोग सोचते हैं कि ये सिर्फ आर्ट है या साइंस है। अगर मैं बात करूँ, अकाउंटिंग जो है वो आर्ट भी है और साइंस भी है। अब वो कैसे?
आर्ट इज़ अ टेक्निक विच हेल्प्स अस टू अचीव आवर डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव। मतलब आर्ट क्या करता है, आर्ट एक तरीके का टेक्निक है जो आपको मदद करता है क्या, आपके डिज़ायर्ड जो आपके ऑब्जेक्टिव है उनको अचीव करने में, ठीक है। और अकाउंटिंग क्या कर रही है, अकाउंटिंग क्या है, ये भी तो एक आर्ट है। क्यों, क्योंकि इसमें आप क्या कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, क्लासीफाइंग कर रहे हैं, समराइजिंग कर रहे हैं फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स का। और अगर ऐसा है तो डेफिनेटली ये भी एक तरीके का आर्ट है, तभी तो आप ये सब कुछ ढंग से रिकॉर्ड कर पा रहे हैं। इसीलिए जो अकाउंटिंग है वो एक आर्ट तो है, ये हमें पक्का हो गया। फिर हम बात करते हैं क्या ये साइंस भी है, तो अब देख सकते हैं हम, एनी ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज बेस्ड ऑन सर्टेन प्रिंसिपल इज़ अ साइंस। मतलब अगर आप कोई भी अगर ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज है जो कि कुछ प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड हो तो हमें पता है कि वो साइंस कहलाती है। और अगर वो साइंस है तो हम देख सकते हैं क्या, अकाउंटिंग इज़ ऑल्सो अ साइंस एज इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज। तो हम देख सकते हैं कि क्या अकाउंटिंग भी क्या है, एक साइंस है। क्यों, क्योंकि ये भी एक ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज है बेस्ड ऑन द सर्टेन बेसिक प्रिंसिपल्स, जो कि बेसिक प्रिंसिपल्स पे अकाउंटेंसी बनी हुई है। तो आप देख सकते हैं कि जो अकाउंटिंग है वो एक आर्ट भी है और साइंस भी है। आई होप आपको मेरा लेक्चर पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी और डाउट यू कैन message me on the given number on your screen. Apart from that, you can also give your query or doubt in the comment section. Thank you.